सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों और श्रोता भाइयों को मंजरी वर्मा का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है सखी सहेली के मंच पर। और इसके साथ आज हमारे सामने है हमारी प्यारी सी मंदाकिनी जी। तो आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत। बिल्कुल स्वागत आपका भी और शुक्रिया मंजरी जी। और हमारे सभी सखियों और सखाओं का तहे दिल से स्वागत और मंदाकिनी जोशी का नमस्कार स्वीकार करें जी। और मंदाकिनी जी आज के विषय भी बड़े प्यारे प्यारे से हैं। हाँ। और देखिए आपको देख के लग रहा है कि मतलब कभी आपकी आंखों को देखते हैं और कभी आपके चेहरे को देखते हैं तो लगता है भाई मौसम ने कुछ शरारत आपके साथ कर दी है ना मंजरी जी। आज तो आप कहेंगी तो मैं बहुत छी 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 कर सकती हूँ। नहीं वो हम आपको करने नहीं देंगे। हमारे श्रोता भी मौसम के बदलाव को महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो भाई आज के जो हमारे विषय है ना उसमें हम बात करेंगे ऋतु परिवर्तन और आरोग्य के बारे में। बिल्कुल करेंगे। और इसकी शुरुआत तो हम यहीं से करेंगे। इसके साथ साथ मतलब इसकी शुरुआत आप मुझसे तो नहीं करने वाली है। इशारा तो हमारे श्रोता भी समझ गए होंगे आज मंजरी जी आ गई हैं। तो बस आज मंदाकिनी जी के साथ खिंचाई होने वाली है। नहीं, मस्ती करेंगे खाली जैसे दोस्तों के साथ तफरी होती है, मस्ती होती है, वो चीज रहेगी। और देखिए आज सखी विशेष में हम लोग बात किसकी करेंगे बताइए। आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगी मुझे लगता है जिस तरह से आपने मेरी शुरुआत कर दी है आज। तो आज हम रोहिणी भाटे के बारे में जो कि कथक नृत्यांगना है उनके बारे में सखी विशेष पर बातचीत करेंगे। और इसके साथ ही बात करेंगे महिलाओं का कुटुंब प्रबोधन में योगदान। भाई मंजरी जी एक बात तो बताइए, आज आप ये लेकर आइए महिलाओं का कुटुंब प्रबोधन, ये है क्या? थोड़ा सा तो सरल कीजिए इसे। भाई प्रबोधन में तो यही चीज आती है जो हमारे घर के परिवार के जो अहम मुद्दे होते हैं, चाहे किसी बच्चे को स्कूल भेजने की बात हो, फीस जमा करना हो या कोई भी निर्णय लेना हो, तो उसमें महिलाओं की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। उनकी राय, उनका मशवरा, तो उनको भी परिवार के सदस्यों को साथ में लेकर चलना चाहिए। और महिलाओं की क्या और जिम्मेदारी है, निर्णय शक्ति है, उनकी जो कमांड है वो कैसी होनी चाहिए कुटुंब को लेकर। महिलाओं को भी घर का जो पुरुष है वही ना सोचे कि बच्चे कहाँ जाएंगे, क्या होगा क्या न होगा, सुबह से शाम तक दिनचर्या क्या रहेगी, बल्कि जो घर की प्रमुख स्त्री है उसे भी निर्णय लेना है कि बच्चे क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले हैं, घर का डिसीजन। इसका मतलब हम ये नहीं कह रहे कि वन मैन आर्मी होना चाहिए। घर की गाड़ी जो है दो लोग से चलती है। तो अब हमारे इस विषय पर हमारे जो सखा भाई हैं और सखियां हैं लिखना शुरू कर दें, अनुभव लिख सकते हैं कि उन्होंने अपने घर में इस तरह के कुटुंब प्रबोधन में किस विषय पर किस तरह से निर्णय लिया था, फिर उसका क्या हुआ, कुछ कहानी जैसा कुछ वो लिख सकती हैं कि खासतौर से स्त्रियां लिख सकती हैं। बिल्कुल। या अगर हमारी सखा लिखना चाहे कि उनकी घर की स्त्री ने किस तरह से निर्णय लिए हैं कुटुंब को बनाने में, बच्चों को संवारने में, उनकी खुद की जिंदगी बनाने में, उनके घर की स्त्री का, गृहिणी का, पत्नी का, माँ का, बहन का क्या रोल रहा है ना। बस अब वो और बिरसा मुंडा पर भी बात करेंगे हम। हाँ, उस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ व्यंजन में हम सूप के स्वाद के बारे में बात करेंगे। यानी कार्यक्रम के अंत में आप मेरी तबीयत ठीक कर देंगी क्योंकि मुझे आप गर्मा गर्म सूप पिलाने वाली हैं, है ना। बिल्कुल। लेकिन अभी संदेश से शुरुआत करते हैं। आज तो भाई देखते हैं कौन सा संदेश हम पढ़ने जा रहे हैं। कौन से श्रोता भाई हमारी पढ़ने की स्टाइल को देखकर वो मुस्कुराते हैं। तो देखिए संदेश ले लेते हैं। ऋतु परिवर्तन और आरोग्य। अगर आपको लगता है कि मौसम बदलने पर आपकी तबीयत खराब हो जाती है तो आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। उसी समय आपको ऐसी चीज खानी चाहिए जो आपको रोग पर मारती है, मतलब और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में आपकी मदद करती है। और ज्यादा से ज्यादा हो सके सेहतमंद चीजें खाएं। अगर ठंड है तो आपको अगर लगता है कि ठंड से आपकी तबीयत खराब होती है तो आप गर्म कपड़ों को जल्दी से निकाल लें। हाँ, बिल्कुल सही कहा इन्होंने। एक श्रोता लिख रहे हैं कि ऋतु परिवर्तन का प्रभाव हमारे खान पान पर भी सबसे अधिक पड़ता है। अतः ऋतु परिवर्तन के अनुसार ही लोग अपने भोजन में खाद्य वस्तुओं का समायोजन करते हैं। उदाहरण के लिए ग्रीष्म ऋतु में हम शीतलता प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थों का अधिक से
अधिक सेवन करते हैं और शीत ऋतु में गर्मी प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थों का अधिक से अधिक हम सेवन किया करते हैं। साथ ही वो लिखते हैं कि स्वास्थ्य के अनुकूल ही हमें हर चीज खानी चाहिए, खाद्य सामग्री की प्रचुरता वैसी ही रखें, वहीं जीवाणुओं का संक्रमण भी थोड़ा कम होता है। उदाहरण के लिए शरद ऋतु और वसंत ऋतु, तो इनके विपरीत ग्रीष्म और वर्षा ऋतुएं स्वास्थ्य के लिए कम अनुकूल मानी जाती हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऋतु परिवर्तन का लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। तो अब एक ये संदेश तो हमने पढ़ लिया और हमारे सखा भी खुश हो गए, सखियां भी कि हाँ आज मेरे संदेश पढ़े गए, लेकिन अब उनके पास एक थोड़ा सा सुंदर सा शीतल सा पवन का झोंका भी भेज देंगे इतनी ठंड में। हाँ, भेज देते। चलिए, तो इस झोंके को सहने की शक्ति दे हमारे सभी श्रोताओं को, है ना ईश्वर।
मंजरी जी, आपने पवन झकोरे की बात कही है, तो देखिए हमारे देश में इतनी प्यारी प्यारी ऋतुएं हैं कि हर मौसम का आनंद बड़ा खास हो जाता है। और बसंत ऋतु है, जब गर्मी की बात करें, वर्षा की करें, सर्दी की करें, हेमंत की करें, शिशिर ऋतु की बात करें, इन मौसमों के परिवर्तन के समय हम सभी का शरीर एकदम से अभ्यस्त नहीं होता और जैसे जरा सी लापरवाही तो नहीं कहूंगी, जैसे मैं चपेट में आई हम सभी चंगुल में फंस जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल फंस जाते हैं और बस शरीर की जो आरोग्यता की ओर बढ़ता चला जाता है और इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग की हिदायतें याद आ जाती है ना मंदाकिनी जी। हाँ, सर्दी पड़ते ही वे खान पान में गर्म चीजें बनवाना शुरू कर देते थे और बाजरे की रोटी, गुड़, मक्के की रोटी, सरसों का साग, काढ़े वाली चाय, सोंठ, मेवों के लड्डू आपको याद होंगे है ना, और तीखे चटपटे गरम मसाले वाले व्यंजन बनवाते थे जिससे कि शरीर गर्म बना रहे। हमारी माएं बनाया करती थी, हमें खिलाया करती थी बचपन में, हम लोग नहीं खाया करते थे। हाँ, हमें अच्छे नहीं लगते थे। और चूल्हे पर जब वो खाना बनता था तो उसकी सौंधी महक उड़ती थी घर में, गरम रोटी, सब्जी और उसकी एक महक ही अलग हुआ करती थी। और गर्म ऊनी कपड़े पहनवाते थे, गर्म पानी से नहाना, अधिक रात तक बाहर घूमने की मनाही होती थी और रात में तलवों में गर्म तेल की मालिश भी कराई जाती थी, क्योंकि मौसम की शुरुआत में कैसा पहनावा हो, कैसा खान पान हो, और ये वो हमें सिखाते थे। आज भी हमें उनकी वो सीख याद है कि जैसे मौसम बदलता है तो हम लोग शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल हो जाते हैं और तभी हम रोगों के आक्रमण से अपने आप को बचा पाते हैं जी। और आजकल तो कड़ाके की जैसे सर्दी जब शुरू होने लगती है, कोहरा भी पैर फैलाने लगने लगा है, तो दिन छोटे और रातें लंबी होने लगी हैं। तो इस मौसम में जो सब्जियां आती हैं उनको कई प्रकार से खाने से हम गर्म तासीर प्राप्त कर सकते हैं। जैसे सूप बना सकते हैं, पराठे बना सकते हैं, पौष्टिक खाएं, और हरी सब्जी हो गई, गर्मा गर्म हरी सब्जी बनाई जा सकती है, दाल है ना, रसीदार सब्जियां हैं, इनका सेवन हम कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसे आपने कहा ना कि दिन छोटे होते हैं, रातें लंबी होने लग जाती हैं, तो कितना मजा आता है ना। आपका क्या मन करता है कि रातें लंबी होनी चाहिए कि दिन छोटे? रात भर सोते रहो। बिल्कुल, आपने मेरे मन की बात कह दी और हमारे सखियों और श्रोता भाइयों को भी मन की बात है कि रातें लंबी हो रही है और आराम से सोएंगे, है ना। तो जब मौसम में बदलाव होता है और जरा सी लापरवाही के कारण हमें सर्दी, खांसी, वायरल फीवर, अपच या डेंगू, मलेरिया जैसे संक्रामक रोग हमारे शरीर को पकड़ लेते हैं। और सर्दियों में धूप का सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि हम रजाई में ही घुसे रहेंगे तो शरीर आलस में हो जाएगा। और जैसा कहा भी जाता है कि सर्दियों में जितनी वर्जिश, व्यायाम किया जाए, सुबह की वॉक की जाए, उतना ही हमारे लिए अच्छा होता है। यानी कि जो बीमारियां जैसे मलेरिया वगैरह है, मच्छरों के काटने से फैलता है, तो आप मच्छरदानी का प्रयोग करें, खिड़की दरवाजों पर जाली लगाएं। तो इस तरह की बातें हम लोग अपने प्रोग्राम में करते रहते हैं और हमारे जीवन में हम एहतियात बरतते भी हैं। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति को पता है कि थोड़ी सी लापरवाही हुई और दुर्घटना घट जाती है ना। बिल्कुल वही हाल होता है इस मौसम में। इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए और शरीर में रक्त संचार उतना ही तेज होगा, फिर आप अपने अंदर एक फुर्ती महसूस करेंगे जब आप वर्जिश करेंगे। जैसा कि आपने कहा, वॉक आप कर सकते हैं और रोग भी पास नहीं आते जब आपकी इम्यूनिटी मजबूत होती है तो। और ऋतु परिवर्तन के कारण थकान है, कमजोरी है, अनिद्रा है, चिड़चिड़ापन है, गैस्ट्रिक है, गड़बड़ी, ये जैसे लक्षण भी थोड़ा अगर होते हैं तो आप इससे निजात पा सकते हैं, थोड़ा सतर्क होकर। बिल्कुल, और इन्हें दूर करने का भी एक सूत्र है कि भाई आप अनुशासित जीवन शैली अपनाइए, खान पान पर नियंत्रण रखिए। और बदलते मौसम में बच्चे भी जल्दी बहुत प्रभावित हो जाते हैं, तो उनका भाई विशेष ख्याल रखना है। इन्फेक्शन और एलर्जी की भी समस्याएं तेजी से फैलती हैं। और बच्चों को सर्दियों में पूरी आस्तीन के ऊनी कपड़े, पैरों में मोजे, टोपी पहनाएं। इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाली चीजें दें, यानी उनको भी गर्म दूध है, थोड़ा सा जायफल घिस के नहीं अपने समय में पिलाया जाता था, तो वो भी आज भी जरूरत पे दे सकते हैं, ज्यादा नहीं, लेकिन चुटकी भर हल्दी भी डाल सकते हैं आप। तो इस तरह से ध्यान रखा जा सकता है। और अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं तो उनके स्वास्थ्य का भी पूरा ख्याल रखें। कुछ भी दिक्कत हो तो डॉक्टर को दिखाएं और दवा समय पर लें, खान पान दुरुस्त रखें। खासकर हमारे बड़े बुजुर्ग चटपटा खाने के शौकीन होते हैं, तो उनकी पाचन शक्ति पहले जैसी तो नहीं होती, लेकिन वे मानते नहीं है, इसलिए उन्हें समझा बुझाकर समझा भी दे, मना भी दे और खाना ऐसा बनाए जो उन्हें ऐसा भी नहीं लगे कि वो बीमार का खाना है। हाँ, या वो ऐसा भी नहीं लगे। एक दिन उनकी मर्जी करे तो 2 दिन अपनी मर्जी भी करवा। नहीं मंजरी, आप रूटीन का खाना भी ऐसा बना सकते हैं जो स्वादिष्ट हो सकता है। बात उसमें जरूरी नहीं है कि आप तड़का तेज ही लगाएं। अगर आपके हाथ में क्षमता है बनाने की तो आप रूटीन का खाना भी स्वादिष्ट बना सकते हैं, चाहे वो बच्चों का खाना हो या बुजुर्ग का। और खासकर बुजुर्गों से एक बार पूछ लीजिए भी आपको कौन सी चीज पसंद है, कौन सी दाल पसंद है। जैसे कि अब से पहले उन लोगों को वो वाली दाल, काली दाल, जो उड़द की दाल बोली जाती है, पालक दाल के सकपैता बोलते हैं, किसी को ये पसंद होता है, तो भाई एक दिन उनका बना दीजिए। थोड़ा लहसुन अदरक ज्यादा डाल दीजिए, जिससे कि उनके शरीर में गर्मी आ जाए, तो उनका स्वाद भी हो, जीभ का स्वाद है वो थोड़ा सा
अच्छा हो जाए। और मंजरी, अभी एक छोटा सा ब्रेक हमको लेना होगा और उसके बाद हम फिर से लौटेंगे इस कार्यक्रम में। तो इस अंतराल के बाद हम एक बार सभी सखियों और सखाओं का स्वागत करते हैं। बिल्कुल, और स्वागत के साथ साथ संदेश पर मेरी नजर चली गई। हाँ, देख रही हूँ मैं आपकी नजर। तो बस बहुत तेज है ना मैम। तो चलिए एक संदेश पढ़ लेते हैं। पहनावा, ऋतु परिवर्तन का प्रभाव हमारे पहनावे पर सबसे अधिक पड़ता है, इसीलिए ऋतु के अनुसार परिधानों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए ग्रीष्म ऋतु में हम सफेद और सूती वस्त्रों का अधिक उपयोग करते हैं, जबकि सर्दियों में ऊनी तथा भारी भरकम रंगीन कपड़ों का अधिकाधिक प्रयोग करते हैं। वाकई इन मौसम में, सर्दियों में तो भाई ऊनी कपड़ों की बहार आ जाती है, बहुत मजा आता है पहनने में। और आगे लिखते हैं कि खान पान, ऋतु परिवर्तन का प्रभाव हमारे खान पान पर भी सबसे अधिक पड़ता है, अतः ऋतु परिवर्तन के अनुसार ही लोग अपने भोजन में खाद्य वस्तुओं का समायोजन करते हैं। उदाहरण के लिए ग्रीष्म ऋतु में हम शीतलता प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थों का अधिक से अधिक सेवन करते हैं और शीत ऋतु में गर्मी प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थों का अधिक से अधिक सेवन करते हैं। वाकई बहुत सही बात लिखी है, बहुत अच्छी बात लिखी है। और एक श्रोता लिखते हैं कि पहनावा, ऋतु परिवर्तन का प्रभाव हमारे पहनावे पर सबसे ज्यादा पड़ता है, इसलिए ऋतु के अनुसार परिधानों का प्रयोग किया जाए। उदाहरण के लिए ग्रीष्म ऋतु में हम सफेद और सूती वस्त्रों का अधिक उपयोग करते हैं, जबकि सर्दियों में ऊनी और भारी भरकम रंगीन कपड़ों का प्रयोग करते हैं। और ऐसा ही विचार आपने भी पढ़ा था, है ना? तो लगभग सभी श्रोता इस बात को तो जानते ही हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि मौसम का बदलाव शरीर के लिए लक्षणों की एक श्रृंखला लेकर आता है, जिसमें थकान, कमजोरी, चिंता, अनिद्रा, चिड़चिड़ापन, उनीदापन, गैस्ट्रिक गड़बड़ी और सामान्य अस्वस्थता शामिल है। ये सभी लक्षण काम न करने वाली शारीरिक और मानसिक स्थिति के लिए खतरे की घंटी है। बिल्कुल। और एक लिखते हैं कि ऋतुओं के बदलने से शरीर पर कई तरह के असर पड़ सकते हैं। मौसम में बदलाव के कारण शरीर में कई तरह के लक्षण दिख सकते हैं, जैसे कि थकान, कमजोरी, चिंता, अनिद्रा, जैसा आपने अभी बताया था, चिड़चिड़ापन है, उनीदापन है, गैस्ट्रिक गड़बड़ी। सामान्य अवस्था मौसम के बदलाव में जुड़े कुछ स्वास्थ्य जोखिम ये है, जैसे श्वसन संक्रमण, ये बात सही है। सांस को बहुत दिक्कत होती है जब ठंड में निकलते हैं हम, तो पराग जैसी एलर्जी या हीट स्ट्रेस प्रतिरक्षा प्रणाली प्रभावित होना। तो जब भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम, आपको समस्या दिखती है, तो आप अपने डॉक्टर के पास जरूर जाके दिखाएं, लेकिन इलाज करें। और हम अपना थोड़ा सा इलाज गीतों के माध्यम से कर लेते हैं, तो क्यों ना? लेकिन एक पत्र और मैं पढ़ना चाहूंगी। एक संदेश बहुत ही सुंदर सा है कि सखी सहेली मंच से जुड़ रही सहमित्रों के साथ आज एक बार फिर से उपस्थित हो रही सिंह राशि वाली दोनों बहनें मंदाकिनी जी और मंजरी जी का स्वागत है। मतलब हमारे श्रोता इतना ध्यान रखते हैं कि कौन सी राशि की बहनें हैं आज, है ना? सही बात है, बहुत कुछ पूछने वाला फिर जी। तो दिन रात बदलते हैं, हालात बदलते हैं, साथ साथ मौसम के फूल और पात भी बदलते हैं। परिवर्तन सृष्टि का नियम है, इस मौसम बदलाव का हम पर असर होना स्वाभाविक है। गर्मी से सर्द रुत के इस बदलाव को हमारा शरीर एडजस्ट करने में थोड़ा वक्त लेता है और रोगों से संक्रमित होने की संभावना बढ़ जाती है। तभी हमें इससे बचने के लिए खान पान और रहन सहन में सतर्कता रखना बहुत जरूरी है। क्या बात है, बहुत अच्छा संदेश लेकर भेजा है। तो सभी के संदेश बहुत प्यारे से हैं। अब हम लोग एक गीत सुन लेते हैं। बिल्कुल सुनते हैं। दूर से
कोई शोर, हो चांद को क्या मालूम, चाहता है उसे कोई चकोर। बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, दूर से देखे और ललचाए, प्यास नजर की बढ़ती जाए। बदली क्या जाने है पागल किसके मन का मोह, हो चांद को क्या मालूम, चाहता है उसे कोई चकोर। साथ चले तो साथ निभाना, मेरे साथी भूल न जाना, भूल न जाना। साथ चले तो साथ निभाना, मेरे साथी भूल न जाना। मैंने तुम्हारे हाथ में दे दी अपनी जीवन डोर, हो चांद को क्या मालूम, चाहता है उसे कोई चकोर, हो चांद को क्या मालूम, चाहता है उसे कोई चकोर। वो बेचारा दूर से देखे, वो बेचारा दूर से देखे, करे न कोई शोर, हो चांद को क्या मालूम, चाहता है उसे कोई चकोर। विविध भारती पर हर रोज दिन में 1 बजे विविध भारती की गीत माला आपके साथ। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा। इस कार्यक्रम में हर पायदान पर होगी आपकी भागीदारी। हम और तुम, तो हम और आप पिरोएंगे गीतों की इस माला के मोती साथ साथ। हम साथ साथ हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ विविध भारती के फेसबुक पेज पर। विविध भारती की गीत माला हर रोज दिन में 1 बजे। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। हाय हाय मंजरी, बहुत दिनों से हम एक महत्वपूर्ण बातचीत लगातार कर रहे हैं, बताओ किस विषय पर? महान स्वतंत्रता सेनानी धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी के। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। तो आज भी हम उन्हीं पर चर्चा करने वाले हैं। और वैसे तो हमारे श्रोता बहुत अच्छा लिखते हैं इनके बारे में, जब जब उन्होंने अपने विचार प्रकट किए हैं, लेकिन आज हम थोड़ा सा और इस पर चर्चा कर लेते हैं कि बिरसा मुंडा जो है वो आदिवासी समाज में भगवान की तरह पूजे जाते हैं, हम सभी जानते हैं। 15 नवंबर को जन्मे बिरसा मुंडा में पढ़ाई के दौरान ही क्रांतिकारी तेवर देखने को मिलने लगे थे। बिरसा मुंडा का जो आंदोलन था वो 1895 से लेकर 1900 तक चला था। उन्होंने जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए बलिदान देने के लिए अपन जो लोग थे, खुद के जो लोग थे, अपने लोग थे, उनमें अलग जगाई थी। और जिसके लिए उन्होंने पैतृक स्थान की यात्राएं भी की, जिसमें वहां का मंदिर और जगन्नाथ मंदिर में शामिल जगह हैं, गुप्त बैठकें की और उसके बाद उन्होंने कई तरह की योजनाएं भी बनाई। बिरसा मुंडा ने 3 लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उलगुलान किया था। पहले कि वे जल, जंगल और जमीन जैसे संसाधनों की रक्षा करना चाहते थे। दूसरा, नारी की रक्षा करना चाहते थे और सुरक्षा करना चाहते थे। और तीसरा, वे अपने समाज संस्कृति की मर्यादा को बनाए रखना चाहते थे। उनके जीवन के संघर्षों, उनके प्रयासों, उनके कार्यों को अगर हम ध्यान से देखें मंजरी, तो हमें सीख मिलती है कि अन्याय के विरुद्ध हमेशा आवाज उठानी चाहिए और समाज में जो बुराइयां, कुरीतियां फैल रही हैं, उन्हें समाप्त करने के लिए एकजुट होकर हमें संकल्प ले जाना चाहिए। तो उनके साहस और उनके समर्पण और उनके बलिदान से
देश के हर युवा और बच्चे को प्रेरणा लेनी भी चाहिए और उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि यदि कोई उन्हें देश के प्रति, परिवार के प्रति गुमराह कर रहा है तो इसका खुलकर विरोध करना चाहिए और बुरे कामों का परिणाम बुरा ही होता है। इसलिए खुद गलत फैसला लेने से बचें और अपने देश, समाज, परिवार, अपने लोगों की रक्षा करें। समाज में जो जहर फैला रहे हैं उन्हें भी हर तरह से रोकना हमारा पहला कर्तव्य है। सही बात है और इतनी अच्छी प्रेरणादायक बातों से हमें सीख लेनी ही चाहिए। हाँ। और इसके साथ साथ हम बात करने वाले हैं आज गोंड कला के बारे में। हाँ। जो मध्य प्रदेश के प्रधान गोंड समुदाय के कलाकारों द्वारा बनाई जाने वाली लोक कला है। गोंड कला गोंड कथाओं, गीतों और कहानियों को चित्रित करती है। गोंड कला की खासियत है कि गोंड कलाकारों की कलाकृतियां लोक कथाओं और आदिवासी परंपराओं पर आधारित होती हैं और गोंड कलाकारों की कलाकृतियां प्रकृति और ग्रामीण जीवन को दर्शाती हैं और इसको बनाने के लिए वे पेड़ पौधों के रस, लकड़ी के कोयले जिसे चारकोल कहते हैं, हाँ। और गाय के गोबर जैसे प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं, यानी आसपास जो प्रकृति की चीजें उनसे बनाते हैं। हाँ। गोंड कलाकारों की कलाकृतियां दोहराव वाली लाइनें, छोटे बिंदु, छोटे गोले, जंजीर जैसी आकृतियां और क्रॉस या किसी दूसरी तरह के आकारों से बनी होती है। बड़ी खूबसूरत होती है देखने में। और ये भगवान, देवी, प्रकृति, पेड़, चंद्रमा, सूर्य वगैरह जो भी आसपास चीजें दिखती हैं उन सबको अपने उसमें कला में शामिल करते हैं और जीवन में जो भी वस्तु के संपर्क में आते हैं उनकी सुंदरता को वो अपने कला में उकेर देते हैं। हाँ, सबसे बड़ी बात। बिल्कुल। और गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी जनजातियों में से एक है। एक समृद्ध इतिहास और एक अनूठी संस्कृति के साथ ये जनजाति सदियों से विकसित अपनी विशिष्ट कलात्मक और विनिर्माण तकनीकों के लिए प्रसिद्ध है। और भारतीय गोंड कला जो अपने जटिल पैटर्न और जीवंत रंगों के लिए जानी जाती है, एक पारंपरिक आदिवासी कला का रूप है और इसका अभ्यास कुशल भारतीय चित्रकारों द्वारा किया जाता है जो आश्चर्यजनक दृश्य कथाएं बनाने के लिए प्राकृतिक रंग, द्रव्य और महीन रेखाओं का उपयोग करते हैं। और स्थानीय वनस्पतियों और जीवों से प्रेरित ये भारतीय आदिवासी चित्र अक्सर प्रकृति के दृश्यों को दर्शाते हैं जो जटिल प्रतीकात्मक डिजाइनों और अलंकरणों से अलंकृत होते हैं और जो उनकी सांस्कृतिक परंपराओं को दर्शाते हैं। हाँ। और गोंड कला में केंद्रीय विचार है कि जीवन का वृक्ष इनका केंद्रीय विचार है और ये गोंड कला में बार बार दिखाई देता है और सभी जीवित चीजों के बीच परस्पर निर्भरता को भी ये दर्शाता है। आपकी जो बातचीत का मैंने सार निकाला वो ये कि जो गोंड कला है उसमें प्रकृति मद्देनजर रखकर प्रकृति को चित्र बनाए जाते हैं, कला उकेरी जाती है और वो प्रकृति के बहुत करीब होते हैं और प्रकृति से ही लेते हैं और प्रकृति में ही समाहित भी हो जाती है बातें, है ना। और जब उनके चित्र देखते हैं तो बहुत ही सुंदर सा लगता है देख करके और मन करता है कि हम भी कुछ उस तरह से करने लग जाएं और जिनके अंदर कला छुपी होती है वो उन कलाओं से प्रेरित हो जाते हैं और अपने घर में बहुत सारी चीजें आजकल देखी होगी। हाँ। उन कलाओं को हम लोग वापस अपने घरों में लाके बनाते हैं, सजाते हैं, तो मान सम्मान हमारी सांस्कृतिक विरासत है और जिसका संरक्षण करना भी हमारा प्रथम कर्तव्य है। और अगर हम अपनी कला का संरक्षण करते हैं तो ये कला जीवित रहती है जैसे आज तक जीवित रहती आई है और ताउम्र बरसों बरसों हम इसे जिंदगी प्रदान कर सकते हैं। और समय हो गया है एक ब्रेक का, लेकिन उससे पहले एक संदेश। जी। विविध भारती पर धूम मचा रहा है हेलो फरमाइश। मुद्दत से दूर थे तुम हम, एक जमाने के बाद मिलना अच्छा लगा। जब से ये प्रोग्राम बंद हुए थे ना सब लोग चर्चाएं करते थे कि विविध भारती से कब प्रोग्राम चालू होंगे। हम लोगों को अब सफलता मिली है तो हमें बहुत खुशी है सर। श्रोताओं की पहली पसंद, पहला प्यार होता है ना, फोन इन प्रोग्राम होता है कि अपनी आवाज करोड़ों लोगों तक पहुंचे और एक ऐसा रेडियो स्टेशन विविध भारती है कि आवाज श्रोताओं के कानों में गूंजती है। आपको बता दें, हेलो फरमाइश कार्यक्रम के लिए आप भी कर सकते हैं फोन कॉल। रिकॉर्डिंग बुधवार को दिन में 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच। हेलो फरमाइश कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार और गुरुवार को शाम 4 बजे, पुनः प्रसारण बुधवार और शुक्रवार को दिन में 10 बजे विविध भारती पर। हेलो फरमाइश। और अब एक छोटा सा अंतराल।
तो भाई हमारे गीतों के साथ साथ मतलब जो हमारे गीत अभी बज रहे थे, हमने सुने थे, उसके साथ एक और गीत सुनने का मन कर गया है ना, सुन लेते हैं। मंजरी, आज शुक्रवार है और आज के दिन सखी विशेष कार्यक्रम होता है ना? बिल्कुल बिल्कुल होता है। और देखिए हमने ये जो गाना सुना ये भी कितना सुंदर नृत्य से समाहित था। तो आज हम बात करने वाले हैं सखी विशेष के अंतर्गत पंडित रोहिणी भाटे जो कथक नृत्यांगना है। हाँ, तभी आपने इस गीत का चयन किया था। आज फिर जीने की तमन्ना है और आज फिर मरने का इरादा है। बात है। बहुत खूबसूरत गीत था ये और इस पर जो वहीदा जी ने नृत्य किया था वो भी कमाल गजब था जी। कला के जरिए बहुत सी महिलाओं ने ऐसे मुकाम प्राप्त किए हैं जिनसे देश का गौरव बढ़ा
और उन महिलाओं को भी प्रेरणा मिली जो कुछ करना तो चाहती हैं मगर किन्हीं कारणों से अपने मन की इच्छा परिवार को व्यक्त नहीं कर पाती। और जब भी हम किसी महान कलाकार की चर्चा करते हैं, उनके जीवन की यात्रा को सुनकर समझकर बहुत सी महिलाएं इस कला के माध्यम से अपनी पहचान बनाने को आगे आती हैं और बहुत से माता पिता भी अपनी बेटियों को उनके हुनर को पहचान कर कम उम्र में उन्हें शिक्षा, नृत्य, वाद्य, गायन के क्षेत्र में अभ्यास करने और सिखाने के लिए अच्छे गुरु के पास भेजने लग जाते हैं। यानी कि माता पिता भी ध्यान देते कि हमारे बच्चे के अंदर क्या कला उभर रही है, तो उसका सहयोग उन्हें देते हैं। तभी जाकर एक जो संतान है आगे चलकर कोई स्थान बना पाती है। और पंडित रोहिणी भाटे उसी का एक उदाहरण भी है, क्योंकि उनके माता पिता ने बचपन में ही समझ लिया था कि वो किस क्षेत्र में पारंगत हो सकती है। तो ऐसे ही एक प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना जिनकी बात आज हम कर रहे हैं, रोहिणी जी की, इन्होंने महाराष्ट्र में नृत्य का बीज बोया, क्योंकि यहाँ अभिजात शास्त्रीय संगीत, नाट्य गीत एवं लोकगीतों की परंपरा तो दीर्घकाल से थी, लेकिन शास्त्रीय नृत्य इस भूमिका में नहीं था, इस भूमि पर नहीं था। आपने बीज के पौधे बन तक के सफर को अपनी कला के द्वारा सींचकर विशाल वृक्ष के रूप में विकसित किया। कहने का तात्पर्य यह है मंजरी कि कथक में महारत हासिल कर यहाँ आकर उसका प्रचार और प्रसार भी इन्होंने किया। जी। और रोहिणी जी का जन्म बिहार प्रांत में पटना नगर 14 नवंबर सन 1924 को हुआ। मध्यम वर्ग के परिवार में आप पली बढ़ी और 1946 में पुणे के कॉलेज से बीए की डिग्री प्राप्त करी। उनका विद्वान लोगों का साथ रहा और जिसके कारण अंग्रेजी, मराठी और संस्कृत भाषाओं का ज्ञान भी मिला और गहरी रुचि भी थी। और नृत्य के क्षेत्र में उनके प्रथम गुरु पार्वती कुमार रहे और जिनसे आपने भरतनाट्यम नृत्य विधा को सीखा। और बाद में कथक की शिक्षा भी उन्होंने विधिवत रूप से ली। कथक में उनके गुरु रहे जयपुर घराने के गुरु सोहनलाल जी, ये उनके प्रथम गुरु थे। और उसके बाद मुंबई में श्री मन्नालाल, लखनऊ घराने के कथक आचार्य श्री मोहन राव कल्याणपुरकर भी आपके गुरु रहे और गुरु पंडित लच्छू महाराज भी लखनऊ घराने के उनका मार्गदर्शन करते रहे। बिल्कुल। और कह सकते हैं कि उन्होंने जयपुर और लखनऊ घराने से कथक नृत्य विधा में प्रवीणता हासिल की। इसके साथ ही उन्होंने प्राचीन ग्रंथों को पढ़ा, भारतीय नृत्य तथा नाटकों के संदर्भ में प्राचीन दृष्टिकोण को समझा व देखा और अपनी नृत्य की बारीकियों को निखारा। और उन्होंने अपने गुरु मोहन राव कल्याणपुरकर से तकरीबन 15 वर्षों तक कथक में विशेषज्ञता हासिल की। और इसके साथ ही संगीतकार केशव राव भोले और बसंत राव देशपांडे से हिंदुस्तानी संगीत भी सीखा और कथक में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। जब उन्होंने सन 1947 में पुणे में नृत्य भारती नामक कथक नृत्य विद्यालय की स्थापना की, वो दौर, वो जमाना बिल्कुल अलग था। देश आजाद हुआ था और कई दिक्कतें भी थी। लोगों में नृत्य की उतनी समझ भी नहीं थी जितनी आज के समय में है। फिर किसी महिला का इस क्षेत्र में आना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। जी। और शुरू में कथक नृत्य अकादमी को मुश्किलें भी आई। उन्होंने ये कहा कि मैं जाने अनजाने नृत्य के प्रवाह में कूद गई। उस वक्त ये याद नहीं आया कि पानी में कूदने से पहले तैरना आना आवश्यक है। हालांकि मैं इस तथ्य से अवगत थी। फिर क्या था, मैंने काफी गोते लगाए। गोते खाते खाते मैं जी जान से हाथ पैर चला रही थी और इसी प्रयास से तैरना आ गया और समझने वाले मार्गदर्शक मिले। हाँ, और उनकी नैया डूबी नहीं बल्कि चलती रही। और उनका नृत्य भारती के जो केवल नृत्य विद्यालय नहीं है बल्कि सभी शिष्यों का आदर्श विद्यालय है। आप वरिष्ठ कथक नृत्य प्रतिपादिका थी और आकाशवाणी पुणे के केंद्र के सुगम संगीत विभाग की वे एक अच्छी गायिका भी रही। उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में भी अपनी लेखनी चलाई। माझी नृत्य साधना शीर्षक से उन्होंने अपना आत्मचरित्र लिखा और जिसे खूब प्रसिद्धि और प्रशंसा मिली। उन्होंने विदेशी नृत्यिका इसाडोरा डंकन की पुस्तक का मराठी में मी इसाडोरा शीर्षक से अनुवाद किया। ये भी बहुत प्रसिद्ध हुई। संगीत नृत्य से जुड़ा ग्रंथ जो संस्कृत में है अभिनय दर्पण, उसका संपादित संस्करण कथक दर्पण दीपिका नाम से लिखा। लहजा, दर्पणी, पहता, ये पुस्तकें उनकी बहुत प्रसिद्ध हुई। हाँ, और साथ ही बहुत सी समूह नृत्य रचनाओं का भी उन्होंने सृजन किया, जैसे कि उस जो है सूक्त है, उद्गार है, समय, कविताली, पावस, मौन और तन्मात्र। इसमें तन्मात्र विश्वजयी रचना और लंबे अरसे के बाद भी कालजयी रही और इसका मंचन भी हुआ। और कई पुरस्कारों में उन्हें 1977 में बहुत सारे पुरस्कार प्राप्त हुए। 1977 में महाराष्ट्र शासन पुरस्कार और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो उन्हें मिला। 1979 में महाराष्ट्र गौरव
पुरस्कार 1990 में और 2001 में कालिदास सम्मान, 2006 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, 2007 में संगीत नाटक अकादमी रत्न पुरस्कार भी उन्हें प्राप्त हुआ। और पुणे के डेक्कन कॉलेज ने उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि दी। सन 1988 से 2001 तक पुणे विश्वविद्यालय के ललित कला केंद्र में अतिथि प्राध्यापक और गुरु के रूप में वे कार्यभार संभाले रही। 10 अक्टूबर 2008 में आप पंचतत्व में विलीन हुई और आप जैसी महान प्रतिभा के पद चिन्हों पर उनके कई शिष्य आज भी अपना ज्ञान का विस्तार कर रहे हैं। बिल्कुल। और ऐसी मतलब इस तरह की जब हम बातें करते सखी विशेष में किसी महान हस्ती के ऊपर, तो बहुत सारी चीजें उनके जीवन संघर्षों से, उनकी कलाओं से सीखने को मिलती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और देखिए हमारे संदेशों में भी एक संदेश आया है कि लिखती हैं कि मेरी बेटी भी बहुत अच्छी डांसर है, दिल्ली में वो डांस स्कूल भी चला रही है, समय समय पर प्रोग्राम भी कराती है। उसकी बेटी भी माँ से सीखकर बहुत अच्छा डांस करती है, प्रोग्राम भी देती है। वैसे मेरी बेटी सुप्रीम कोर्ट लॉयर भी है, पर डांस उसका शौक भी रहा है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। और अपने शौक को बरकरार रखना ही चाहिए, अपने शौक को कभी मारना नहीं चाहिए। एक हमारी लिखती हैं सखी कि रोहिणी भाटे 1947 में पुणे में नृत्य भारती कथक नृत्य अकादमी की उन्होंने स्थापना की थी और पिछले 6 दशकों में उन्होंने अपनी अकादमी से 100 नर्तकियों को प्रशिक्षित किया। उन्होंने महाराष्ट्र के मध्यम वर्गीय परिवारों में कथक नृत्य को लोकप्रिय बनाया। 1952 में उन्होंने भारतीय सांस्कृतिक प्रतिनिधि मंडल के सदस्य के रूप में चीन का दौरा किया और ये यात्रा उनके लिए भारतीय नृत्यों और नाटक से संबंधित पुराने शास्त्रों का अध्ययन करने का एक अवसर थी और इस तरह से उन्होंने उनकी तकनीक को परिष्कृत भी किया था। और एक संदेश में लिखते हैं, रोहिणी भारती एक वरिष्ठ कथक नृत्यांगना है। उन्होंने एक नृत्यांगना, एक शिक्षक और एक लेखक की भी भूमिका निभाई, यानी कि महिला होते हुए उन्होंने कितनी सारी भूमिकाओं में अपना योगदान दिया। तो बहुत अच्छे से संदेश है, सभी को धन्यवाद देते हुए क्यों ना एक गीत सुन ले। और इस जो सखी विशेष जिनकी हमने चर्चा की है उनको भी हम कोटि कोटि नमन करते हैं। जादूगर तेरे नैना दिल जाएगा बच के कहाँ। जादूगर तेरे नैना दिल जाएगा बच के कहाँ। रुक जाऊं तेरा मुखड़ा मैं देखूं जहाँ। जादूगर मेरे सैया तेरे जैसा कोई होगा कहाँ। रुक जाऊं झुक जाऊं तेरा साया भी देखूं जहाँ। अरे जादूगर तेरे रूप का दीवाना मेरा दिल है। तेरे रूप का दीवाना मेरा दिल है। अब दुनिया से बेगाना मेरा दिल है। तू ही तू है दिल मुझे यहाँ वहाँ इधर उधर। जादूगर तेरे नैना दिल जाएगा बच के कहाँ। रुक जाऊं झुक जाऊं तेरा मुखड़ा मैं देखूं जहाँ। जादूगर
किधर किधर जादूगर मेरे सैया तेरे जैसा कोई होगा कहाँ। रुक जाऊं झुक जाऊं तेरा साया भी देखूं जहाँ। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 24 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 22 नवंबर तक टोल फ्री नंबर 1800-117-800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखिए, रविवार 24 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात। मंजरी, आप एक महिला हैं और अपने परिवार को बनाने और बिगाड़ने में आपकी कितनी बड़ी भूमिका होती है, कैसे होती है, जरा बताओ। बहुत होती है, जहाँ तक हो सकता है अपना पूरा सहयोग देते हैं, क्योंकि कभी हमारी राय कभी सामने वाले की राय, दोनों को महत्व देना पड़ता है। और गाड़ी दोनों परिवार के दोनों लोग मिलके चलाते हैं, तो कभी मेरी बात की मतलब वैल्यू होती है, कभी सामने वाले की। तो इस तरह हम महिलाएं अपने घर में अपने परिवार को, कुटुंब को संभालने में अपना योगदान देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तभी कहा जाता है कि महिलाओं का जो है कुटुंब प्रबोधन में महत्वपूर्ण योगदान रहता है ना। और हमारे श्रोताओं ने अपनी टिप्पणी लिखना शुरू कर दिया है, आप कहें तो पढ़ना शुरू कर दें। नहीं, कहने की जरूरत क्या है, आप तो वैसे ही पढ़े लीजिए। आपने भी कहा ना, अभी इस कार्यक्रम में हम 2 पहिए हैं गाड़ी के। एक पहिया ने अगर ना कह दिया तो दूसरा पहिया कैसे हाँ कर पाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो इसलिए आपकी सहमति लेना जरूरी था। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि कुटुंब प्रबोधन परिवार कुटुंब के साथ मिल बैठकर कुछ समय बिताना होता है। डिजिटल जमाने में ये सब एकदम से खत्म होने जा रहे हैं, इसलिए कुटुंब प्रबोधन पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। कम से कम एक दिन अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खाएं, बातचीत करें, कुछ अपनी कहें, कुछ उनकी सुने, बुजुर्ग बड़े परिवार के लोगों का अनुभव सुने, अपने संस्कार, रीति रिवाज, घर परिवार, समाज की बातें करें। घर परिवार, समाज, पर्यावरण, भारतीय भोजन शैली, भारतीय जीवन शैली, इन सभी बातों पर भी हमें ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी सी बात लिखी है। और अगले संदेश में भी ऐसा है कि पाश्चात्य संस्कृति की चमक और दमक में जब युवा पीढ़ी गुम हो रही है, बुजुर्गों का सम्मान कम हो रहा है, एक साथ परिवार के भोजन की परंपरा खत्म सी हो रही है, प्रातः स्मरण, प्रार्थना, पूजन आदि का कार्यक्रम से युवा दूरियां बना रहे हैं। ऐसे समय में कुटुंब प्रबोधन परिवार ने कदम बढ़ाया, भारतीय संस्कृति और संस्कार को बचाए रखने में बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। संस्था के पदाधिकारियों का कहना है कि जिस संस्कृति और संस्कार को पूरी दुनिया अंगीकार कर रही है, जीवन में सृजन है, जीवन है, उसे हम कैसे छोड़ दें। हम घर घर दीप जलाएंगे, फिर भारतीय संस्कृति का पताका घर घर फैलाएंगे। बहुत अच्छा सा संदेश है और इस चर्चा को बहुत ध्यान से लोगों को आत्मसात करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए। और देखिए, एक श्रोता लिख भी रहे हैं कि महिलाएं हर किसी के जीवन में एक महान भूमिका निभाती हैं। हमारी सखियां ये, जिनके बिना हम जीवन की सफलता की कल्पना नहीं कर सकते। वे इस ग्रह पर जीवन की सफल निरंतरता के लिए अत्यधिक जिम्मेदार है। पहले उन्हें केवल पत्नी और मां के रूप में माना जाता था, जिन्हें सिर्फ खाना पकाना, घर साफ करना और पूरे परिवार के सदस्यों की देखभाल अकेले ही करनी होती थी। लेकिन अब हालात में थोड़ा सुधार हुआ है। उन्होंने परिवार और बच्चों के अलावा कई गतिविधियों में भाग लेना शुरू कर दिया है। और इसी तरह अगले लिखते हैं कि कुटुंब के लिए योगदान एवं प्रबोधन देना किसे कहते हैं, ये आपसे बेहतर कौन जा सकता है। मंदाकिनी जी आपके लिए लिखा है। अच्छा। जो आपने अपने परिवारजनों के लिए किया है, खासकर अपने पिताजी के लिए किया है, ऐसा काम सिर्फ आप जैसी बुलंद हौसले वाली महिलाएं ही कर सकती हैं। आपको हमारी ओर से सलाम। और आज भी विविध भारती परिवार में रहकर हम
जैसे श्रोताओं का ख्याल रखती हैं, आप अपने बुलंद हौसलों को कभी कम मत होने दीजिएगा। ये हमारे प्यारे से श्रोता ने लिखकर भेजा है। क्या बात है, हमारे श्रोता तो हमारे बारे में सारी जानकारियां रखते हैं, इसका मतलब बिल्कुल, तो उनको धन्यवाद दे देते हैं। बिल्कुल, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारा जो है जिंदगी को सराहा है और हमारी हौसला अफजाई की है। और सबसे बड़ी बात मंजरी ये है कि महिलाएं, जो उन्होंने कहा है एक श्रोता ने कि अब काफी कुछ वो करने लगी है, काफी कुछ नहीं, बहुत कुछ कर चुकी हैं और करने जा रही हैं। महिलाएं घर के हर क्षेत्र में अपना हस्तक्षेप रखती हैं। बच्चों को क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये निर्णय भी अब महिलाएं लेने लगी हैं। कौन सा करियर लेना है, किस कोचिंग में भेजना है, कैसा वो रिजल्ट ला रहा है, उस पर भी वो ध्यान देती हैं। बिल्कुल, उनकी हर जरूरतों को, प्रोजेक्ट वर्क को पूरा करने में उनका सहयोग करती है। इसी तरह जो बैंक के काम है, हमें कैसे बचत करनी, उन पर भी ध्यान देती है। और जो मंदाकिनी जी आज के युवा जो कमा रहे हैं, तो उनको भी धन कैसे बचाना है अपनी कमाई को। क्योंकि आज क्या हो रहा है मंजरी जी कि पैसा तो बहुत है, बच्चों को जो नए बच्चे नौकरी लगे उनको पैसा बहुत मिल रहा है, लेकिन वो उल जलूल खर्च करते हैं। उनको पता नहीं कि पैसों की सेविंग कैसे करनी चाहिए। तो ऐसे में आज की स्त्री ये अच्छी तरह से जानती है कि वो अपने बच्चों को समझाती भी है कि भाई किस तरह से पैसे को खर्च करना है, किस तरह से आपको अपना भविष्य सुरक्षित करना है। और वो अपने बारे में भी सोचने लगी है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। अपने निर्णय में वो सक्षम हो गई हैं, घर से बाहर निकलने लगी हैं, घर की देखभाल भी करती हैं और बाहर जाकर नौकरी करके वो घर को भी संभाल रही हैं। बिल्कुल, इसी तरह जो शादी ब्याह के भी होते हैं, मुद्दे होते हैं, उनमें भी वो अपनी लड़कियों को, लड़कों से बात करती कि भाई ऐसी शादी करो, ऐसे रहो, ऐसे रहना, जीवन साथी ऐसा होना चाहिए जो परिवार को लेकर चले। तो बच्चों को भी अपने माता पिता की बात को समझना चाहिए कि आखिर में परिवार ही काम आता है। तो ऐसी चयन करें जो आपके परिवार के लिए सुखद हो और आपका भविष्य सुरक्षित हो। सबसे बड़ी बात, इसको हम एक थोड़ा सा विस्तार से बता देते हैं। मान लीजिए आप में से किसी का बच्चा प्रेम विवाह करना चाहता है और उसने अपनी बात अपने माता पिता के सामने रखी, तो अभी तक तो ये होता था कि पिता ने अगर मना कर दिया है तो कुछ नहीं हो सकता था, लेकिन अब माँ ने भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। वो भी बताती हैं, बच्चों को समझाती हैं कि ये विवाह केवल भावुकता है या ये विवाह आपका भविष्य सुरक्षित करेगा। इस तरह से वो कुटुंब प्रबोधन में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बना चुकी है और उसकी बात को माना जाता है और वो सही साबित भी होने लगी है, क्योंकि वो अपने अनुभव शेयर करती है, बच्चों के भविष्य का मार्गदर्शन भी करती है। और जहाँ पे देखा जाए उनकी बातों को महत्व नहीं दिया जाता है, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको कष्ट भी झेलना पड़ता है। बाद में आपको एहसास होता है कि अगर उसकी बात मान ली होती तो अच्छा होता है ना। तो एक गीत सुन ले। हाँ, अब आपकी बात मान लेती हूँ मैं जी। एक गीत सुन लिया जाए। दिल ले लिया तो इसको मत बेकरार करना, इसका कोई नहीं है इस दिल को प्यार करना। अय्या
तो मंजरी जी, अब सर्दी का असर मुझ पर ज्यादा होने लगा है, मुझे फटाफट गर्मा गर्म सूप बना के पिला दो। तो बस आप पनीर कॉर्न सूप पीजिए। इसके लिए आपको कॉर्न आधा कप मसले हुए लेना है, 1 बड़ा चम्मच प्याज महीन कटा हुआ लेना है और कुछ थोड़े से मकई के दाने अलग रखने हैं। हाँ? 1 चम्मच लहसुन अदरक कटा हुआ लेना है, हरी मिर्च छोटी सी 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और 1 कप पनीर कसा हुआ, नींबू का रस, काली मिर्च 1 आधा चुटकी और नमक अंदाज से। इसमें मक्खन और पुदीने की पत्ती लेनी है। अब पैन को गर्म करिए, उसमें कटा लहसुन बटर डालिए, कटा लहसुन प्याज डाल के भूनिए, मकई के दाने डालिए, हरी मिर्च अदरक नमक अंदाज से डालिए, कॉर्न जो आपने आधा कप मसले थे वो डालें और कसा पनीर डालें, 1 बड़ा चम्मच इसमें करीब और 2 बड़ा गिलास पानी डाल दें और 5 मिनट तक इसको आपको सबको डाल के पका लेना है। आधा चम्मच टेबल स्पून जो कॉर्नफ्लोर है उसको घोल करके आप उसको मिला लीजिए, धीमी आंच पर उसको गाढ़ा होने तक पकाना। नींबू का रस डालिए और काली मिर्च डालिए और बस आप पुदीने की पत्ती से सजाकर सर्व कीजिए, ऊपर से थोड़ा सा बटर और डाल दीजिए। तो बहुत ही शानदार सूप है ये, मैंने इसको चखकर देख लिया है जी। और अब तो कार्यक्रम का जो समय है ना, वो हमें इजाजत नहीं दे रहा कि हम और बातचीत करें, तो अब लेते हैं सबसे इजाजत। तो सबको मंजरी वर्मा और मंदाकिनी जोशी का नमस्कार। इस कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। सखी सहेली।